देखो भाई डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है उससे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ए और बी में एक कोवेलेंट बॉन्ड, देखो जितने भी अब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड होंगे, ये ध्यान रहे आपसे, ठीक है। अनंत इज देयर, ओके गुड। ए बी अब ए बी में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा यहाँ पर देयर विल बी पोलराइजेशन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं पोलराइजेशन के बारे में। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो दोनों के दोनों यहाँ बीच में, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में थे वो थोड़े के थोड़े, अगर मैं कहता हूँ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ए, मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़े थोड़े इधर की तरफ शिफ्टेड होंगे। अगर ये इधर शिफ्टेड होंगे तो हम इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन ड्रॉ इट समवट लाइक दिस, ठीक है ना। वो क्लाउड तो बार बार नहीं दिखा सकते, व्हाट वी डू इज कि हम क्या करते हैं उस बॉन्ड में क्लाउड जिस तरफ शिफ्टेड है उसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं और जिसकी तरफ जिसकी से दूर चला गया उसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस। क्लियर होगी बात? ये चीज हो गई। अच्छा, अब जब ये यहाँ पर आ गया दिस थिंग इज देयर, दिस पोलराइजेशन इज देयर, तो हम अब इसको क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करेंगे, या आयनिक कैरेक्टर कह लो, या इसका जो पोलराइजेशन है उसको क्वांटिटेटिवली किस तरीके से मेजर करेंगे। इस डाइपोल मोमेंट को मेजर करने का एक और रीजन होता है, दैट इज टू कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम इसको भी यूज करते हैं, ठीक। नाउ कुछ चीजें इसमें लिख लो, ऐसे लिखो पहले कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, dipole moment is an experimental quantity based upon bond polarities that arise due to ठीक है, based upon bond polarities that arise due to difference in electronegativities, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड पोलराइजेशन आया और इनके बीच में अब डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम देखेंगे, बट इतना तो क्लियर है कि बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अभी तुमने वेक्टर पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। एनी वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो नीट वाले भी हैं, है ना, इतना तो वेक्टर थोड़ा बहुत तुमने पढ़ा ही होगा, तो इतना जानना जरूरी है भाई। तो लिखो इसमें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी having both magnitude and direction and is defined as the product of magnitude of charge on any of the atoms and the distance between them, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात कहूँ तो यहाँ पर कुछ Q चार्ज आएगा, माइनस Q चार्ज समझ लो, और यहाँ पे कुछ प्लस Q चार्ज आ जाएगा, ठीक। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है लेट से वो D है, ठीक है। हम म्यू बोलेंगे, म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू का मॉड सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों चीज की बात करी जाएगी, ठीक है। पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड एंड देन डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, ये जो चार्ज है, चार्ज का हमें सिर्फ विदाउट साइन लेना होता है, ऐसा नहीं कि माइनस है तो माइनस लगाना है, कोई सी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? दिस इज योर फॉर्मूला फॉर बाय कैलकुलेटिंग दिस। बट अच्छा, डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज फ्रॉम, इस तरीके के एक एरो से हम दिखाते हैं, इधर क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इधर जिस तरफ एरो होता है उधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है या जिस तरफ इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ध्यान रखना, एक एरो जिसके एंड पे एक ऐसी कट लगा हुआ है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? ठीक, इसमें लिख लो अगर लोन पेयर हुआ इंस्टेड ऑफ अ बॉन्ड, अगर लोन पेयर होता है तो पॉजिटिव चार्ज या ये एरो का जो बैक होता है या एरो टेल जिसको कहते हैं, दैट इज टुवर्ड्स द एटम, और जो ये होता है एरो, इट इज टुवर्ड्स द लोन पेयर, ठीक है, टुवर्ड्स द लोन पेयर। ये लिख लिया? तो इसमें लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, हियर क्यू, ऐसे लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, हियर क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हियर क्यू इज द, ऐसे करके लिख लेंगे, क्यू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। ठीक है, तो ये अभी भी बात। अच्छा, जैसे अभी ए और बी, मान लो तुम्हें ये लोन पेयर वाला एग्जांपल चाहिए तो इस तरीके से भी देख सकते हो, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये भूत होता है ना, भूत पुरानी हिंदी फिल्मों में या किसी कार्टून में देखोगे भूत इस तरीके के दिखाते हैं। ठीक है, सफेद सा कपड़ा होता है जिसकी दो आंखें होती हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू कैन रिमेंबर इट विद दिस कॉनोटेशन। और लोन पेयर हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये ए है और ये लोन पेयर है, तो ए से लोन पेयर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। गॉट इट? क्लियर ना? ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि ये दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू बी, समझ रहे हो ना? ए और बी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सेम होंगे तो कोई पोलैरिटी नहीं होगी, पोलैरिटी नहीं होगी तो कोई बॉन्ड क्या कहते हैं ऐसे, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ये क्लियर होगी बात? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो शायद तुम, इफ डेल्टा ई एन इज इक्वल टू जीरो देन म्यू इज इक्वल टू जीरो, हमेशा होगा ये। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो उस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा क्या हो गया कि बॉन्ड मोमेंट होता है, और एक व्हाट डू यू कॉल दिस, एक मॉलिक्यूल का मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, सॉरी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो चलो पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक, फिर हम यूनिट के बारे में देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं CO बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट पूछूं, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। क्यों भाई? अगर इसको छोड़ो, इसका कुछ ना कुछ तो बॉन्ड मोमेंट होगा ना। इस कहां से कहां की तरफ? इससे इधर की तरफ, और इसका किधर होगा? इससे इधर की तरफ। टोटल जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि 180 डिग्रीज पे होते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे होता है ना रस्साकशी में, अगर रस्साकशी टग ऑफ वॉर, उसको अगर खींचो तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है ना? अगर इक्वल फोर्स लगा रहे तो जो बीच में रुमाल बंधा होता है, जो भी घंटी बंधी होती है, दैट डज नॉट मूव। तो दिस दैट मींस दोस फोर्सेस हैव कैंसिल्ड ईच अदर आउट, और इसमें भी इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ इट्स द टोटल डाइपोल मोमेंट इज जीरो, बट द बॉन्ड मोमेंट इज नॉट जीरो। पहले ये लिख लो कि बॉन्ड मोमेंट क्या होता है। लिखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड is called bond moment, is called bond moment। अभी सिंगल बॉन्ड जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक सिंगल सा बॉन्ड हो। अगर मान लो ये C डबल बॉन्ड C है, C सिंगल बॉन्ड C है और C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो दिस विल बी काउंटेड एज वन बॉन्ड ओनली। भाई कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है, इस तरीके से तो लिख लो, दिस बॉन्ड कैन बी a single bond, a double bond or a triple bond. This bond can be a single bond or a double bond or a triple bond. तो जो भी बॉन्ड होगा इसके इनके बीच में, वो क्या करेगा, उस बॉन्ड के अबाउट जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। इसको कोई अलग से ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट जस्ट टू डिफरेंशिएट मैं ऐसा करूंगा कि म्यू टी करके मैं टोटल लिख लूंगा और म्यू बी करके मैं बॉन्ड मोमेंट लिख लूंगा। ठीक है, बॉन्ड मोमेंट, और ये क्या जाएगा, टोटल रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड नहीं रिजल्टेंट। भाई देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्टेंट, यहाँ पे थोड़ी सी वेक्टर यूज होगी, ज्यादा नहीं। आई थिंक इतना तो तुमने पढ़ ही लिया होगा यार अब तक। ठीक, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये मैं इस तरीके से यूज करूंगा थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, और इनफैक्ट आगे भी म्यू टी एंड म्यू बी करके, गॉट इट? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ CO2 बॉन्ड मोमेंट इज नॉट जीरो बट ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इज जीरो। ठीक है, और वो जो यहाँ पे मैंने बनाया है वो तुम लिख सकते हो अपनी भाषा में। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ के अभी लिख लो इसको, मैं अभी नहीं, मतलब थोड़ी जगह छोड़ देना, बाद में लिख लेना। इसका रीजन तुम्हें पता है कि भाई दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है और वेक्टर है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब लिखो ग्रेटर द म्यू, नेक्स्ट लिखो ग्रेटर द म्यू ग्रेटर द पोलैरिटी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ग्रेटर म्यू ग्रेटर होने का मतलब क्या हुआ, या तो क्यू ग्रेटर है या डी ग्रेटर है। अगर क्यू ग्रेटर है इसका मतलब पोलैरिटी ग्रेटर है, तो ये लिख सकते हो बेसिक उसमें कि ग्रेटर द म्यू ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, मतलब ओवरऑल एक बॉन्ड की बात, चलो तुम एक बॉन्ड में ले लो, ओवरऑल छोड़ दो, एक बॉन्ड के लिए लिखना है। ग्रेटर द म्यू बी ग्रेटर द म्यू बी म्यू बी ऐसे लिखना, ग्रेटर द म्यू बी ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ग्रेटर द म्यू बी ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, बिकॉज ग्रेटर क्यू मीन्स ग्रेटर म्यू मीन्स ग्रेटर क्यू और ग्रेटर क्यू। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू जो है
इसका मतलब हुआ या तो ये है या फिर एंड और लिखना चाहिए, तो एंड और, ये मतलब हुआ ना। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट। नेट हेडिंग डालो, नेट ठीक है। आई थिंक वी आर बैक अगेन। बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है भाई। चैट इज डिस्कनेक्टेड, यू आर अनेबल टू चैट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। एनीवे व्हाटएवर द थिंग इज, आई होप दैट इट इज बैक अगेन। कहाँ पे थे हम? अब लिखो नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है जी, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या करेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास, जैसे एग्जांपल मैं दे दूंगा बट अभी के लिए मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है बी, और ये बी है, बी सी मान लो अभी के लिए, से सी मान लो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, मान लो इसके बीच में थीटा डिग्रीज है और इनका जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट्स का वो बेसिकली ये है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि इसका मान लो μ1, इसका बॉन्ड मोमेंट क्या है, μ1, इसका बॉन्ड मोमेंट है μ2, ठीक है। तो जो नेट होगा जिसको हम μt कहेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, ये वेक्टर एडिशन है तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये ध्यान दें, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अगर मान लो यही इंस्टेड ऑफ दिस मैं सेम बॉन्ड्स के लिए करूँ, इधर क्या होगा, यहाँ पर μ1 होगा, यहाँ पर भी μ1 होगा, तो जो नेट म्यू होगा, इसको μt कह रहा हूँ या म्यू कह सकते हो, इसको उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, म्यू स्क्वायर, तो μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये एक्चुअली में आता है 2 कॉस 2 म्यू कॉस थीटा बाय 2 μ1 कॉस थीटा बाय 2 है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। वाटर के लिए अगर तुम देखो, ये वाटर का एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है, वाटर इज बेसिकली दिस ओनली, यहाँ पर x से इधर की तरफ है, यहाँ से x से इधर की तरफ है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके और इसके बीच में एग्जैक्टली यही एंगल है, थीटा है, थीटा को कितना बताया था मैंने, 104.5 डिग्रीज, 104.5 डिग्रीज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा μ1 और ये भी μ1, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या जाएगा, μt विल बी इक्वल टू 2 μ1 cos 104.5 अपॉन कितना आएगा 52.25, गॉट इट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक। तो इसमें लिखो ओवरऑल, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया, कुछ चीजें जो लिखनी है वो लिखो। ओवरऑल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड शेप, overall value of the dipole moment depends upon the geometry and shape of the molecule, depends upon the geometry and shape of the molecule, and it is calculated by vectorial addition of the bond moments, it is calculated by the vectorial addition of the bond moments, ठीक है जी। तो जैसे एग्जांपल के ये तो हमने समझा दिया। अब अगर देखो भाई लिख लेना इसको, ठीक है। आगे अगर मान लो, थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ, मान लो तुम्हारे पास कहीं पर μ1 है, जैसे इसी की बात मैं करता हूँ, इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये μ1 है μ2 है। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज है तब क्या होगा, अगर थीटा इक्वल टू 120 डिग्रीज है तब क्या होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है तब क्या होगा, या थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज है, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, इसमें 90 भी है, तो इसको 60 कर लेते हैं, इसको 90 कर लेते हैं, तो हम सभी के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई ध्यान से अगर तुम देखो, इसकी वैल्यू वो जब 60 है तब क्या आएगा, ये μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2, या ऐसा करो फॉर द टाइम बीइंग μ1 इक्वल टू μ2 ले लो, ठीक है, μ1 स्क्वायर ले लो, ठीक है। इसके लिए इस केस के लिए बोल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में तुम्हें आसानी हो जाए, क्योंकि एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2 म्यू कॉस थीटा 2 आता है, अगर 0 ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज है तो म्यू टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 μ1 cos, अच्छा थीटा बाई 2 का मतलब 50 डिग्री हो गया, तो cos 50 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 आ गया, तो 2 μ1 इंटू √3/2 क्या आएगा, √3 μ1, क्लियर, ओके। अगर 90 डिग्रीज है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं µt इक्वल टू 2 μ1 इंटू कॉस, अब 90/2 कितना हो गया 45, ये कितना आता है 1/√2, तो 2 μ1 अपॉन 1/√2,
टू म्यू वन। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है ये कम हो रहा है। तो आगे आगे देखो, आगे क्या होता है, टू म्यू वन कॉस 120/2 कितना हो गया 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है 1/2। तुम देखोगे यहाँ इक्वल टू म्यू आएगा, और यहाँ पे देखोगे तुम कॉस 2 म्यू कॉस 180/2 कितना हो गया 180/2 मतलब 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है। तुम देख रहे हो कि स्टेडीली डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो उसमें लिख सकते हो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। सिंपल इतना लिखना। ठीक है, सिंपल इतना लिखना। गॉट इट? ठीक है, अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट इसकी डिवाई होती है, तो लिखो। चलो ठीक है, पहले इसको उतार लो जल्दी से, कहीं लेट ना हो जाओ। इसको उतार लो जल्दी से। आई एम गिविंग यू हाफ अ मिनट। साथ साथ उतारते रहा करो, है ना, साथ साथ लिखते भी रहा करो, सुनते भी रहा करो, लिखते भी रहा करो। अभी चैट भी नहीं चल रही, अगर किसी को चैट पे कुछ बोलना है, ठीक है, यहाँ पे चैट डिसेबल हो गई है, यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो देखो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाई। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाई। ठीक है, इसको कैसे कैसे लिखेंगे बताता हूँ। इनको मिटा दूं, मैं इधर लिख रहा हूँ। चलो तो है ना, डिवाई होती है डी बाय। ठीक, तो 1d इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर्स। ये जो यूनिट है यहाँ पे ये CGS में है, ये तुम जान चुके हो ऑलरेडी। CGS और MTS याद होगा तुमको ऑलरेडी। व्हाट हैपेंड? हाँ जी, ये हो गया इसको। केड़ी गल है, की होया जी, की होया? मैंने ना इसके चपेड़ मार देनी है। एनीवे, हाँ, तो कहाँ तक ये दिस इज इक्वल। तो ये तुम्हारा ESU क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, तो ये CGS में जो हम यूज कर रहे होते हैं तो यूज करते हैं। ठीक, तो 1d इज इक्वल टू 10⁻18 ESU। ठीक है जी, और 1 कूलम जो होता है, अब हम MKS की बात करेंगे, तो MKS में 1 कूलम इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3, मतलब वैसे 2.998 होता है, मैं 3 लिख रहा हूँ। 3 × 10⁻8 सॉरी 10⁹9 ESU, नॉट ESU। ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अगर मुझे इसको इसमें मतलब कूलम मीटर्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1d इज इक्वल टू 10⁻18 ESU डॉट सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻18 तो ये हो गया 1 ESU कितना जाएगा 1/3 इंटू 10⁹9 कूलम्स। ठीक है, इंटू 1/100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 11, 28, 29 आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा 10, तो 10/3 इंटू 10⁻30 कूलम सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 3.33 अराउंड 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं भाई, ये कूलम मीटर है। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट्स तुम्हें पता चल गई। इन दोनों तीनों यूनिट्स का व्हाट इज गोइंग ऑन मैन, यूट्यूब इज नॉट सेविंग इनफ वीडियो। क्या चाहिए भाई तुझे? Is it not good enough? Excellent connection. Oh, भाई अच्छे से स्टार्ट कर दे। नेट तो ठीक ठाक आ ही रहा है, what's the problem? Anyhow, let's see. चलो ठीक है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। ये 3 यूनिट्स है, 1 डिवाई ESU सेंटीमीटर और कूलम यूनिट्स होगी। इनके बीच में डिफरेंस तुमको या रिलेशनशिप तुमको पता चल गई है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर म्यू हमें पता हो तो हम कंपाउंड्स के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम क्या कहेंगे, ये इसी के अंदर आएगा नेट डाइपोल। ठीक है, नेट डाइपोल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में अगर तुम्हारे बॉन्ड मोमेंट्स इक्वल है, मतलब μ1 इक्वल्स टू μ2 है, तो DM विल ऑलवेज बी 0। ये ध्यान रखना, दिस इज वन स्टेटमेंट। लिखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या ऐसे लिखो DM ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट DM ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें सराउंडिंग एटम्स सेम हो, प्लस उनके वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका अराउंड द सेंट्रल एटम दैट शुड बी सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखो दोज मॉलिक्यूल्स
molecules having, ऐसे लिखो molecules having same atoms, same surrounding atoms and same surrounding atoms and the atoms are distributed symmetrically around the central atom. ठीक है, इसमें लिखो symmetrical atoms have same bond moment for every bond. Symmetrical molecules have same bond moment for every bond and their dipole moment, मतलब net dipole moment of the molecule is 0, है ना. mu t is 0, तो mu b उसका सबका सेम होगा सारे bonds का, और mu t will be equal to 0. ठीक है, mu t will be equal to 0. Resultant dm which is mu t will always be equal to 0. ठीक है, ये ध्यान रखना है. सिमेट्रिकल होना चाहिए. सिमेट्रिकल होने के लिए सेम एटम्स होने चाहिए अराउंड द सेंट्रल एटम. ठीक है, एग्जांपल्स देते हैं. देखो जैसे भी कार्बन का ही लिया था. कार्बन का क्या था भाई, ठीक, ये हो गया. या अगर मान लो BF3 की बात करते हैं तो BF3 का क्या हो गया, F. या फिर CCl4 की बात करते हैं. ठीक है, तो फिर की बात, यहाँ सब में म्यू 0 है. म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0. ठीक है, इनके बॉन्ड मोमेंट्स नॉन जीरो हैं. इनके बॉन्ड मोमेंट्स नॉन जीरो हैं, लेकिन इनके बॉन्ड जो है, जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो 0 है. ठीक है, तो एग्जांपल के इसमें देखो, अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का मतलब क्या हुआ, दे आर नॉन पोलर. ठीक है, तो ये बात अभी मैंने इस तरीके से बताई नहीं है, लेकिन ये लिख लो, जब कभी भी म्यू इक्वल टू 0 होगा, हम उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे ऑर्गेनिक में बहुत काम आती हैं कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, तो कौन सा कंपाउंड, क्योंकि ये तो हम देख ही चुके हैं ना, अभी इस चैप्टर में भी देख चुके हैं कि भाई जो लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं, और जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स में ही डिजॉल्व होते हैं. मतलब अच्छी तरीके से दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे में डिजॉल्व हो सकते हैं, बट अच्छे से डिजॉल्व. कर दे भाई, कर दे. Good. I think yes, we have connection now. ठीक है, again diatomic molecules. ठीक, केस 1 diatomic molecules. तो इसमें एग्जांपल्स देते हैं, अच्छे से इनको सब करते हुए चलते हैं. diatomic molecules में अगर तुम्हारे पास homoatomic molecules है, homoatomic molecules. अच्छा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में एक और चीज लिख लेना, नो लोन पेयर. लोन पेयर नहीं होना चाहिए. लोन पेयर बॉन्ड पेयर अब तुम्हें पता है, यू नो इनफ अबाउट इट, तो नो लोन पेयर शुड बी देयर. देखो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए H2. ठीक है, H2 Cl2 F2 N2 O2 Br2 I2. ठीक है, ये सारे के सारे में म्यू विल बी इक्वल टू 0. ठीक, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो गए. सिमेट्रिकल नहीं भी हो, अगर मान लो सिमेट्रिकल नहीं हो तब क्या होगा, मतलब अगर हेटेरोएटॉमिक हो जाते हैं, तो हेटेरोएटॉमिक होने का मतलब क्या है, हेटेरोएटॉमिक होने का मतलब हमेशा ये होगा कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो हमेशा म्यू कुछ ना कुछ होगा ही होगा. ठीक है, तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एग्जांपल के तौर पे लेट्स से, इसमें लिख लो पहले ये सब चीजें, एग्जांपल मैं दे देता हूँ. इसमें लिखो in heteroatomic molecules since atoms have different electronegativities, delta n will not be equal to 0, delta En will not be equal to 0. तो इनके केस में delta En is not equal to 0. यहाँ पे क्या है, delta En जो है इक्वल टू 0 है, दैट्स व्हाई ये हैपेंड. ठीक है, ये अगर 0 तो म्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0.
ठीक है, तुम ऐसे कह सकते हो वैसे कि म्यू, ये यहाँ पे एक्चुअली एक ही बॉन्ड हो गया ना इनके बीच में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि म्यू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन, ये तुम लिख सकते हो हमेशा। ठीक है, म्यू बी मतलब बॉन्ड मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, तो ठीक है, तो दे विल ऑलवेज बी पोलर, ये लिख सकते हो, तो दे विल ऑलवेज बी पोलर। तो एग्जांपल देते हैं, दे विल ऑलवेज बी पोलर, ये ध्यान रखना है। जब कभी भी ये होगा तो ये नॉन पोलर होंगे, और जब कभी भी ये होगा तो ये पोलर होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जो चार्ज है भाई, यहाँ पर चार्ज सबसे ज्यादा है, तो Q की अगर मैं बात करूँ तो Q में ये सबसे ज्यादा है, तो ये है और फिर ये है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, क्यों डिस्टेंस देखो, ये दोनों के दोनों छोटे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। ये थोड़े बड़े हैं तो डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, ये और भी बड़े हैं, या और भी एच तो सेम है, ये बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये और बड़ा हो गया तो डिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाएगा, तो D बढ़ता जा रहा है ना। अगर मैं D की बात करूँ तो D उल्टा है एग्जैक्टली। तो इन जनरल बोल रहा हूँ आज ये बात कि कभी भी Q और D में ऑपोजिट पैटर्न्स आ रहे हो, एक में Q एक तरफ बढ़ रहा है और उसी डायरेक्शन में D जो है घट रहा है, तो Q विल ऑलवेज ओवर पावर D। देयर आर अ फ्यू केसेस जहाँ पे ऐसा नहीं होता, आई विल टॉक अबाउट देम, बट यहाँ पर तुम ये सीधे सीधे लिख सकते हो। तो इसमें लिखो, ये Q क्या है, एक डायरेक्शन में घट रहा है और D एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो तुम लिखो इसे बिटवीन चार्ज एंड डिस्टेंस, बिटवीन चार्ज एंड डिस्टेंस, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, बिटवीन चार्ज एंड डिस्टेंस चार्ज इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू ऑफ HF विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ HCl, विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ HBr, विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ HI। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका म्यू का वो लिख रहा हूँ, म्यू। ठीक है, म्यू का ऑर्डर लो। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक, मैं सब मिटा रहा हूँ अभी, ऑलरेडी वी हैव सीन ऑल दीस थिंग्स, सब मिटा रहा हूँ। ठीक है, तुम इसको नोट डाउन कर लो फिर तब तक। देखो, अगर कभी कभी नोट डाउन ना भी कर पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, और अपनी जगह छोड़ दिया करो। कोई, ये मैंने मिटा दिया, नो LP mu T is equals to 0। ठीक है, तुम इसको नोट डाउन कर लो, मैं पॉलीएटॉमिक के लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, पॉलीएटॉमिक केस 2। ठीक है, पॉलीएटॉमिक, ठीक है जी। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सिमेट्रिक है, तो हमेशा मैंने बताया कि भाई सिमेट्रिक होगा तो हमेशा म्यू 0 होगा, ये क्लियर है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो पॉलीएटॉमिक में इफ मॉलिक्यूल इज symmetric, if molecule is symmetric, then its dm will always be 0, its dm, dipole moment, will always be 0, and it will always be a non-polar molecule, and it will always be a non-polar molecule। ठीक है, it will always be a non-polar molecule, that means there is no LP, that means there is no LP and all the surrounding atoms are same, and all the surrounding atoms are same, जो हम पहले ऑलरेडी कह चुके हैं। ठीक है, LP नहीं होना चाहिए, all the surrounding atoms are same। तो इसमें एक एक करके एग्जांपल देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट AB2। अभी AB2 कैसा है, अगर AB2 देखो, AB2 में तुम देखोगे अगर ध्यान से तो सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या हुआ, इट विल बी समवट लाइक दिस। अगर ये म्यू है और ये म्यू है, भाई दोनों का डायरेक्शन यही तो होगा, मतलब या तो दोनों सेम, मतलब इधर की तरफ आ रहे होंगे या बाहर की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहेगा। तो टोटल म्यू क्या आ जाएगा, 0, सॉरी म्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा इसमें। एग्जांपल के तौर पे हम BeCl2 ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखो, ये एग्जांपल लिखो, BeCl2 का ले लो, CO2 का ले लो, ठीक है, और C2H2 का ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम BeCl2 लिख सकते हो, या CO2 लिख सकते हो, या C2H2 लिख सकते हो। ठीक, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तुम इसको बीच से करोगे तो दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसको बीच से करो दोनों तरफ सेम आ रहा है, इसको बीच से करो दोनों तरफ सेम आ रहा है। ठीक है जी, कूल। तो चाहे तो तुम इसका डायरेक्शन दिखा सकते हो आपको ही। ठीक है, तो तेरा कूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट AB3। AB3, हालांकि तुम कह सकते हो सर ये तो C2H2 है, A2B2 वाला हो गया, AB2 कहाँ है अगेन, लेकिन ये एग्जांपल है इसलिए मैंने दे दिया यहाँ पे।
ठीक है। तो ठीक है, AB3 की अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया BF3। अच्छा, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसको इमेजिन करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है और आगे भी हमारे काम आएगा ही है। ठीक है, ये सब तुमने नोट डाउन कर लिया, अगर नहीं किया तो अभी भी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लीव द स्पेस फॉर इट। ठीक है, BF3। हाँ जी, अब BF3 में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, देखो इन सब का म्यू जो होगा उसका डायरेक्शन, इसको अगर मैं इनके म्यूज का डायरेक्शन ऐसे कर लेता हूँ, जैसे ये है इस तरीके से होगा ना, तो मैं इसको अगर ऐसे बनाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? सिंपल है ना। ठीक है, ये कितना है 120 डिग्री। ठीक, अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर खींचूँ तो ये कितना एंगल हो गया 30 डिग्री। ये कितना है 120, ये कितना है 30। ठीक है, अब इस म्यू का, इस म्यू का और इस म्यू का, इसको तो सेम रहने दो, इसके रिजल्ट को निकालो, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्शन जो कॉम्पोनेंट्स कहते हैं उन कॉम्पोनेंट्स निकालोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा म्यू कॉस 30। इसका डायरेक्शन कितना किधर होगा, इधर, इसका इधर वाला कंपोनेंट किधर आएगा, इसकी तरफ, और क्या आएगा म्यू कॉस 30। तो दोनों इधर ऑपोजिट है, तो म्यू कॉस 30 इक्वल्स टू, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, है ना इधर वाले। अब बीच वाले की तरफ देखें, इसका जो आएगा कंपोनेंट वो आएगा म्यू साइन 30। इधर इस वाले का किधर आएगा, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, म्यू साइन 30 डिग्री। तो म्यू साइन 30 का मतलब होता है, देखो म्यू साइन 30, म्यू साइन 30 मतलब 1/2, तो ये म्यू बाई 2 हो जाएगा, प्लस म्यू बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया म्यू। तो म्यू और म्यू दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट डाइपोल जो मोमेंट होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो देखो BM ऐसे लिख सकते हो तुम, BM नॉट इक्वल टू 0 बट BM इज इक्वल टू, ठीक है ना। इस बॉन्ड मोमेंट, ये बॉन्ड मोमेंट, ये बॉन्ड मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो AB4। अब जल्दी जल्दी से करते चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है ऐसे लगाने के लिए, तो लेट्स टॉक अबाउट AB4। ठीक है, AB4 में अगर मैं बात करूँ CH, स्मॉल एग्जाम्पल है क्या हमारे पास में, CH। देखो भाई, ये जो CH4 मीथेन लिख रहा हूँ ना, इस क्योंकि दिख रहा है सिमेट्रिक, सारे के सारे बॉन्ड सेम है ना, और सराउंडिंग आइटम सेम है, कोई लोन पेयर भी नहीं है। अच्छा, ये होता है टेट्राहेड्रल, ये एंगल अगर तुम्हें याद हो पहले, ये टेट्राहेड्रल होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। ठीक है, एग्जैक्टली प्रिसाइसली कितना है डजंट मैटर, लेकिन सब एंगल सेम होंगे। ठीक, तो इसमें मेरे पास इसको शो करने, जैसे मैंने यहाँ पे शो कर दिया ना, प्रूव कर दिया, ऐसे शो करने का तरीका नहीं है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल नहीं है। मतलब ये H और ये H के बीच में एंगल 180 नहीं है, अगर 180 होता तो ये 0 हो जाता है ना। इनका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका इधर की तरफ, सॉरी इसका इधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ये टोटल जब आएगा तो सीधे 0 आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो, सीधे दिया CH4 हो गया, CH4 हो गया, CCl हो गया, सारे सारे। ठीक है, इसमें अगेन वही लिख सकते हो दैट BM इज नॉट इक्वल टू 0 बट BM इज इक्वल टू 0। ठीक, AB5 की बात करो, AB5 में तुम्हारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल छोड़ो पहले इसके। ये देखो, ये तुम्हारा A होगा, इधर B 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 होगा। अगर तुम सेम चीज़ जो मैंने AB3 वाले में की थी, तुम अगर इस पे करके देखोगे तो इसका पूरा 0 आएगा। ठीक है, इसका हमेशा 0 आएगा, गॉट इट। तो यहाँ पर म्यू विल बी इक्वल टू 0 बट BM विल नॉट बी इक्वल टू 0। और क्या था, हाँ इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, PCl5, PF5, PBF5। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट AB6। सेम वे AB6 में अगर तुम देखो, ये भी इसी तरीके से होता है, एक स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या था, ये एक रेगुलर पेंटागन है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, B B, तो 4 तो ये आ गए, और एक इसके जस्ट ऊपर होता है B, और एक इसके जस्ट नीचे होगा B। तो इन दोनों का तो एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल आउट कर रहा है। अगर मान लो मैं इनकी दिशा दे देता हूँ इनको इस तरीके से, जैसे मैं सबकी दिशा ऐसे देता हूँ, A से B इधर की तरफ जा रहा है, ये सारे दूसरे कैंसिल आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिख लो, SF6NSE। क्लियर हो गई बात। ठीक है, यहाँ पर तुम लिख सकते हो दैट म्यू इज इक्वल टू 0 बट BM इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना है। और अब आता है लास्ट इज AB7 में यही चीज़ होती है, लेकिन ये समझ लो इसका और इसका मिश्रण होता है। एक तो 5 बॉन्ड तो तुम्हारे कहाँ होंगे, 5 तुम्हारे बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, और 5 बॉन्ड, 2 बॉन्ड किधर होंगे,
एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों के दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही रहे हैं, ए बी, ये ऊपर नीचे वाले हैं। और अगर हम देख ही चुके हैं कि ये जो सेम यही चीज़ का म्यू 0 था, तो इधर बीच प्लेन पे भी 0 है और दोनों पोल्स पे भी 0 है, तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज म्यू इक्वल टू 0, Bm इज नॉट इक्वल टू 0, और इसका एग्जांपल होता है IF7। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, लेट्स टॉक अबाउट, ये तो पॉलीएटॉमिक हो गया ना। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग ना, अब यूजेस भी बात करेंगे, नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, तो बीएम ऑफ नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, तो लिखो नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जिसके आइदर बोल रहा हूँ या तो एक एटलीस्ट एक डिफरेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक सराउंडिंग एटम डिफरेंट होना चाहिए, या फिर अगर सब सेम भी है तो उसमें एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, लिखो अनसिमेट्रिकल 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 मॉलिक्यूल्स हैव, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव, अरे मैंने निकाल दिया, देख लो भाई, देख लो, उसको फोटो वोटो खींच लेना तुमको। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ सारा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव at least one different surrounding atom, at least one different surrounding atom, and or करना लिख करके लिखना, मतलब हो भी सकता, एक कंडीशन भी काफी है, दोनों कंडीशन भी ओके, एंड और अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, सिमेट्रिकल सॉरी डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं और लोन पेयर हो सकता है। जैसे उसमें क्या होगा, इन जनरल तुम बोल सकते हो भाई दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0, भाई नॉन सिमेट्रिकल होगा तो ये चीज हमेशा ट्रू है, ऑलवेज। नॉन सिमेट्रिकल एटम होगा या आयन होगा, तो सॉरी मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, आयन को पोलर भी कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जांपल के तौर पर, जैसे अगर तुम्हें बात की जाए लोन पेयर के बेसिस पे, ठीक है जी, अगर बात की जाए लोन पेयर के बेसिस पे, तो SO2 की बात करो, SO2 का मतलब हुआ S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब का नेट म्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मैं बात करूँ O3 की, ठीक है, वो ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, और यहाँ पर एक बॉन्ड है, इसका भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये। ठीक है, सेम वे अगर मैं NH3 की बात करूँ, NH3 इज दिस, तो बोलोगे सर NH3 का तो BF3 के जैसा होना चाहिए, नहीं, N के पास में एक लोन पेयर होता है, B के पास में एक लोन पेयर नहीं होता, इसलिए वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और ये टेट्राहेड्रल होता है। इसमें भी तुम देखोगे कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 NH3। ठीक है, अगर मैं NH3 की बात करूँ, ठीक है, NF3 की बात करूँ, NF3 विल बी एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज NF3। और H2 की बात कर लो, H2 में क्या है, ठीक है जी, तो तुम देख रहे हो ये लोन पेयर वाले हो गए। अगर मान लो इसके अलावा लेट्स से मैं बात करता हूँ CH3X, CH3X का मतलब क्या हुआ, CH3F, CH3 CH3 Br और CH3I। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, कार्बन, क्लोरीन, H H H। ठीक है जी, तुम देख रहे हो कि भाई इसमें डायरेक्शन जो है, चलो पहले सबके बना देते हैं। इसका Cl होगा, इसका H होगा, इसका H होगा, इसका H होगा, यहाँ पे Br होगा, C H H, यहाँ पर देखो C I H H। ठीक है, इन सब की बात करते हो तो डायरेक्शन देखो, C और H में तो डायरेक्शन सिंपल है, H की 2.1 होती है, इसकी 2.5 होती है, डायरेक्शन किधर से किधर होगा, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अभी हमने बताया था। ठीक है, इन सब में इस तरीके का होगा। अब यहाँ पे इधर देखो, क्यों, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेम इधर पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की सेम होती है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरफ से किस तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो इसमें तुम देख सकते हो बट सेम है। ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम देखो
तो डेफिनेटली ए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, bm इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब है, सब में है। इसी तरीके से तुम यू कैन टॉक अबाउट CH2 F2 CH2 CH2। मैं सबका नहीं बना रहा हूँ अभी, तो मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर तुम एक H को फिर से रिप्लेस कर दो एक हाइड्रोजन से, तो तुम्हारा H की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, ठीक है। तो तुम देखोगे ये भी अभी भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका भी म्यू नॉन जीरो होगा। और एक और केस हो सकता है जिसमें CHF3 करके कर लो, है ना, CHX3 वाला केस होगा, CHX3 वाला केस, ठीक है, वो कर सकते हो। तो ये तीनों के तीनों केस लिख लेना भाई अपने आप से, गॉट इट, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे और एक आधा एग्जांपल और है, एक्सेप्शंस जो बात कर रहे थे हम, उसके बाद हम वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस। आई थिंक आज सिर्फ डाइपोल मोमेंट ही हो पाएगा, वी वोंट बी एबल टू डू रेजोनेंस, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट में देखो एक्सेप्शंस लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है, देखो एक्सेप्शंस में XeF2 की अगर हम बात करें तो XeF2 इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, Xe है ना, XeF2। तो यहाँ पे ये तीनों तो एक दूसरे के लाइक ये बेसिकली एक प्लेन में है और एक रेगुलर ट्राइंगल में है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। ये इनका नेट जो होगा म्यू 0 हो जाएगा, और ये आपका Xe का किधर होगा, इस तरफ, इसका इस तरफ, ये दोनों भी कुछ कैंसिल आउट कर देंगे तो म्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। हालांकि ठीक है, तो क्लियर होगी बात, याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने सामने लिखी रहा है यार, बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें पे अगर तुम्हारी कमांड होगी ना तो चैप्टर बहुत आसान रहेगा, ठीक है। ठीक, सेम वे अगर तुम XeF4 की बात करो, XeF4 में क्या होता है, XeF4 Xe ये होगा F, तो F तुम्हारे एक प्लेन में एक स्क्वायर के एंड्स पे होंगे, मतलब वर्टिसेस पे होंगे, और यहाँ पर तुम देखो ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, उसके बावजूद भी इसका 0 आ रहा है, ठीक है। देन देयर इज I2CN6, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ICl CL। अगर तुम ध्यान से देखो इसके ऊपर इधर आएगा, इसके ऊपर इधर आएगा, इधर आएगा, गॉट इट। तो ये सारे के सारे प्लेन में हो गए, और ये प्लेन के अप और डाउन बिल्कुल ऑपोजिट में, ये ऑपोजिट में, ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, बाकी सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इवन देन दे हैव म्यू इक्वल्स टू 0। इसमें जल्दी जल्दी से एक आधा क्वेश्चन करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट डीएम इज, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, तो इसको ताड़ लेते हैं। ये एक्सेप्शंस थे भाई तीनों के तीनों, मैंने लिखे नहीं, आप भूल गया, देख लो एक्सेप्शंस, ठीक है जी। अब बात करते हैं डीएम, ठीक। डीएम है ये कई बार ये तुम्हारी शीट में भी है क्वेश्चन, ठीक है, आई हैव गिवन यू द शीट, और ये शीट में क्वेश्चन है कि डीएम ये होता है 1.47, और जो डीएम NF3 होता है दैट इज इक्वल टू 0.24D, मतलब जो शीट में दिया हुआ है कि NH3 का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो होता है वो NH3 से ज्यादा होता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्यों ऐसा होता है वो क्वेश्चन है ना, इलैबोरेट या एक्सप्लेन, दैट इज द क्वेश्चन। जबकि क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो N, चलो इसको समझा देते हैं। अगर तुम बात करते हो NH3 की, NH और तुम अगर बात करोगे NF3 की, तो N क्या होगा, F। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ये 2.1 होता है और ये 3 होता है, तो नेट डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा EN 0.9। यहाँ पे अगर तुम देखो ये 4 होता है और ये 3 होता है, तो डेल्टा EN कितना हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, 0.9 है, ये 1, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, इसमें डायरेक्शन क्या है, ये है, इसमें डायरेक्शन क्या है, ये है, इसमें डायरेक्शन क्या है, ये है, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा क्या बोला, एटम टू दी लोन पेयर। तो ये तीनों के तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी को सपोर्ट करेगा, इसको काइंड ऑफ इनहैंस करेगा और बढ़ाएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, उसके बावजूद क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा है डायरेक्शन,
यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन कैसा हो गया, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो म्यू आएगा है ना, म्यू टोटल विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ μ1 माइनस μ2, मतलब जैसे कि ये वाला जो डायरेक्शन में है वो μ1 है और इन सब का जो रिजल्टेंट आता है दैट इज μ2, ठीक है। तो μ1 माइनस μ2 का मॉड यहाँ पे अगर तुम देखो लेट्स से कि ये μ1 डैश है और ये जो इन सब का सॉरी इन सब का रिजल्टेंट आ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में, दैट इज μ2 डैश। यहाँ पर अगर तुम म्यू देखोगे दिस विल बी इक्वल टू μ1 प्लस μ2, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, साफ साफ दिख रहा है, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो देखो इन NH3 bond moment and lone pair, sorry, bond moment of lone pair and bond pair are in same direction, bond moment of lone pair and bond pair are in same direction, while in NF3 they are in opposite direction, NF3 में opposite direction में है, इस वजह से the mu of NH3 is greater than mu of NH3, ठीक है। जल्दी दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे NH3 है, H2O है और HF है, तो इसमें सिंपल है कि इसका डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और तुम जैसे कह सकते हो कि अगर कभी ऐसा केस हुआ नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है जी, अगर मान लो नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को ही, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ तो यहाँ होगी तो यहाँ, ठीक है। एक चीज़ और लिखो, ये 1.47 होता है, ये 1.85 होता है, नॉट दैट कि तुम्हें रखने की जरूरत है, लेकिन काम करते करते मतलब क्वेश्चन करते करते अगर याद हो जाए तो सही रहेगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, CH3F, ये तो तुम्हारे स्कूल में आई एम नॉट श्योर क्या थी, तो अगर तुम्हारे पास CH3F है और CH3Cl है और CH3Br है और CH3I है, तो इन जनरल तुम क्या कह सकते हो कि भाई बाकी सब तो ठीक है, और C और F का जो काइंड ऑफ C और F का जो पोलराइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कह सकते हैं कि म्यू शुड बी दिस इन दिस ऑर्डर, लेकिन ये इनकरेक्ट है। इसमें क्या होता है, CH3Cl जो है उसका ज़्यादा होता है CH3F से, और उसका ज़्यादा होता है CH3Br से, और उसका ज़्यादा होता है CH3I से। तो ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन टाइप्स ले लेना है इसको, उसमें देखो एक्सेप्शन लिख लेना है यहाँ पे, उसमें देखो फॉर CH3F Q इज ग्रेटर बट D इज लेस, मतलब इसके लिए भाई साहब के लिए Q ज़्यादा है और D लो है, इसके लिए Q कम है और D ज़्यादा है। तो ये एक वो केस है जहाँ पर D इज डोमिनेटिंग Q। मैंने बोला था ना कुछ एक्सेप्शन होंगे, मैं बताऊंगा, लिख लो। फॉर CH3F Q इज ग्रेटर, D इज लेस, फॉर CH3Cl Q इज लेस, D इज ग्रेटर, एंड द नेट प्रोडक्ट, इसका जो नेट प्रोडक्ट होगा, इसका नेट प्रोडक्ट होगा, है ना, Q इंटू D, म्यू CH3Cl इज ग्रेटर देन म्यू CH3, ठीक है, इतना रह जाएगा बस, और गॉट इट।